Hello and welcome to all students. I am Prashant, and in this video we are going to discuss the science and technology current affairs for the month of March and April. Okay, so ये prelims 2023 पे फोकस रख के ये वीडियो बनाया गया है. ऑलरेडी इससे पहले जो मंथ्स है इसके करंट अफेयर्स का वीडियो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड, तो वो भी आप देख सकते हो. अब ये अपडेटेड करंट अफेयर्स है मार्च और अप्रैल के लिए. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक राइट अवे. जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे मार्च और अप्रैल के मंथ के. ओके, चलिए. सो फर्स्ट टॉपिक जो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक वाइज. जैसे पहले हम थोड़ा से आईटी एंड कंप्यूटर्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर दैट विल डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ दिस स्पेस टेक्नोलॉजी. Okay, after that we'll discuss health related topic, then we can discuss some miscellaneous other topics. So ऐसे sequence wise we'll go. Okay, so first topic that we are going to discuss is Bharat 6G project. Okay, so recently India ने रिलीज किया है भारत 6G विजन. Okay, और इस 6G विजन के अंडर, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंडर क्या है, इंडिया रोल आउट करना चाहता है 6G सर्विसेज बाय ईयर 2030. ठीक है, और इसी के साथ साथ इंडिया हैज आल्सो लॉन्च समथिंग कॉल्ड एज 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड. 6G रिसर्च और डेवलपमेंट टेस्ट बेड, जो टेस्टिंग एक बेड है जहां पे आप जो 6G के रिगार्डिंग जो भी इक्विपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी होगी, उसके टेस्टिंग के लिए दिस 6G डेवलपमेंट टेस्ट बेड इंडिया ने लॉन्च किया. ओके, तो ये डॉक्यूमेंट किसने प्रिपेयर किया था, भारत 6G विजन. दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G, TIG 6G जिसको मैं कहूंगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G. ओके, सो 2021 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा, नॉट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन याद रखना. और दिस इज TIG 6G ग्रुप. इस ग्रुप में ये भारत 6G विजन जो है ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर. नाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप हैज मेंबर्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. एक्सपर्ट्स कुछ इसके मेंबर्स है, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट के मेंबर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से इस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या है मेंबर्स हो सकते हैं. दे हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर भारत 6G विजन या भारत 6G प्रोजेक्ट. ओके, तो क्या है इस मिशन में, व्हाट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर मिशन. इस मिशन के अंदर दो फेजेस होगी. एक फेज है दैट इज 2023 से लेके 25 तक, विच वी कॉल इट एज आइडिएशन फेज. मतलब यहाँ आइडिया जो है 6G के रिगार्डिंग ये डेवलप किया जाएगा. 6G में क्या रिस्क है, ओके, इसमें क्या पोटेंशियल है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसकी सारी आइडिया जो है इसमें डेवलप किया जाएगा 2023 से लेके 2025 तक. सो 25 तक फेज 1 में. और फेज 2 होगा आपका 2025 से लेके 2030 तक, जहां पे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होगा 6G प्रोडक्ट का. जो 6G प्रोजेक्ट है उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन करने का, या कोई प्रोडक्ट रोल आउट करने का जो है एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन का यहाँ ट्राई किया जाएगा. तो दो फेज में एक्चुअली ये 6G मिशन इंडिया में इंप्लीमेंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. ओके, दिस डॉक्यूमेंट फर्दर सेज कि एक अपेक्स बॉडी क्रिएट की जाएगी इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर मिशन. ये अपेक्स बॉडी विल अलोकेट द बजट टू दिस पर्टिकुलर मिशन. ठीक है, इट विल मॉनिटर दैट मिशन, इट विल फोकस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, इट विल फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर द 6G. Okay, this particular body will be constituted for that for the 6G mission that we should be knowing more. Okay, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देखे भारत 6G प्रोजेक्ट के, और इस 6G विजन डॉक्यूमेंट में क्या एक्चुअली 6G विजन डॉक्यूमेंट करना चाहता है वो हमने देखा. तो हमारा टारगेट है 2030 का, दैट वी शुड अंडरस्टैंड. ओके, और ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑफ 6G जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक ग्रुप है. अब 5G और 6G में क्या डिफरेंस है शॉर्ट में देख लेते हैं. देखिएगा 5G और ये जो टॉपिक है ये डिटेल में डिस्कस करा है हमने पिछले वीडियो में. अभी अपडेटेड वीडियो में विल जस्ट सी शॉर्ट फीचर्स कि 5G और 6G में क्या डिफरेंस है. तो फ्रीक्वेंसी बैंड्स की अगर बात करी जाए तो 5G में, ओके, 5G जो फ्रीक्वेंसी बैंड इसके लिए होता है ये लो बैंड और हाई बैंड फ्रीक्वेंसी में हो सकता है. मतलब सब 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, मतलब 6 गीगाहर्ट्ज से पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे कम जो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें भी 5G लॉन्च किया जा सकता है. और 24.25 गीगाहर्ट्ज के अबोव जो फ्रीक्वेंसी बैंड है इसमें भी 5G लॉन्च किया जाता है. अगेन सब 6 गीगाहर्ट्ज, ओके, एंड अबोव 24.25 गीगाहर्ट्ज, इस दो बैंड्स में आप क्या है 5G लॉन्च कर सकते हो. हाउएवर 6G जो बैंड है ये है 95 गीगाहर्ट्ज टू 3 टेराहर्ट्ज. सो इट्स अ हायर बैंड. हायर बैंड में एक्चुअली लॉन्च किया जाएगा 95 गीगाहर्ट्ज टू 3 टेराहर्ट्ज जो है ये पर्टिकुलर बैंड है, इसमें लॉन्च किया जा सकता है.
ओके, अगर डेटा रेट यहाँ पे बात करो कि स्पीड कितना होगा सर, नेट का स्पीड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट विल बी द नेट स्पीड ओवर हियर। ओके, तो 5G में 1 Gbps से लेके 20 Gbps डेटा स्पीड हो सकता है। ओके, 6G में इट कैन गो अप टू 1 Tbps। ओके, सो इट इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स फास्टर देन द 5G। लैटेंसी 5G में होती है अराउंड 5 मिलीसेकंड, 6G में इट कुड इवन लेस देन दी 1 मिलीसेकंड। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से सारे, प्रैक्टिकली में भी हर जगह पे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन 1 मिलीसेकंड जो है उससे भी कम यहाँ पे हम कह सकते हैं लैटेंसी है। ट्रैफिक कैपेसिटी होती है यहाँ पे 10 Mbps प्लस, ठीक है, और यहाँ 1 to 10 Gbps यहाँ कहीं ना कहीं इसकी ट्रैफिक कैपेसिटी है 6G की। जैसे इंडिया ने अपना विजन एक यहाँ पे लॉन्च किया, इसी तरीके से साउथ कोरिया कंट्री है, फिर यूरोपियन 6G vision is there. They are also like identifying the main features of the 6G, how to roll out the products of the 6G. They are also actually given their vision. तो ये हुआ आपका सबसे पहले भारत 6G प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी रिगार्डिंग एक न्यूज देखते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग टेलीकम्युनिकेशन हियर 6G। तो ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर, ये टॉपिक हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज ITU एरिया ऑफिस एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट बस इसमें एस्पेक्ट यहाँ पे याद रखना। ओके, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते इस टॉपिक पे। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर, ये रिसेंटली दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ। तो ये प्लेस याद रखिएगा कि दिल्ली में रिसेंटली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड। ओके, तो ये एक रीजनल ऑफिस है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का, जो ऑफिस सर्व करेगा कुछ कंट्रीज को। कौन सी कंट्रीज है, यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। तो इसको याद रखना अगर इस कंट्रीज को, तो इजी एक तरीका है कि इसमें सार्क जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 7 कंट्रीज है एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाक नहीं है यहाँ पे। सार्क ऑर्गेनाइजेशन में 8 कंट्रीज है, तो इंडिया और इसके 7 और नेबर्स, मतलब 8 कंट्रीज है साथ में। तो सार्क की 7 कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान। ओके, और पाकिस्तान की जगह बस यहाँ ईरान ऐड कर। तो ऐसे 7 सार्क नेशंस एक्सेप्ट पाकिस्तान प्लस ईरान, इस पर्टिकुलर नेशंस को ये रीजनल ऑफिस जो है दिल्ली का ये सर्व करेगा। दैट इज इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान। ये हुए सार्क के 7 मेंबर्स प्लस ईरान। ओके, पाकिस्तान नहीं है, इसको थोड़ा सा याद रखना बस, इस रीजनल सेंटर को जो सर्व करने में। ओके, अब एक और अपडेटेड न्यूज है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, ये जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो है, ये इंडिया में होने वाला है अक्टूबर 2024 में, दिल्ली में इट विल बी एक्चुअली अरेंज्ड। ओके, तो इसके बारे में जस्ट रिमेंबर दिस मच थिंग। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सी नेशनल क्वांटम मिशन। ओके, नेशनल क्वांटम मिशन क्या है ये देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, मोस्टली आपने लास्ट ईयर ये साबा पढ़ा होगा। हाँ, बट आई विल आल्सो रिवाइज इट हियर क्विकली, उसका भी मैं रिवीजन करवा लूंगा, कोई इशू नहीं है। बट सबसे पहले ये अपडेटेड एस्पेक्ट है कि नेशनल क्वांटम मिशन क्या है, जिसने रिसेंटली इस मिशन को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। इसको देख लेते हैं कि यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड दिस नेशनल क्वांटम मिशन। तो ये क्या है सब देखते हैं सबसे पहले। तो फ्यू फैक्ट्स, नेशनल क्वांटम मिशन हैज बीन इंप्लीमेंटेड और इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। DST जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। द मिशन इज प्लान्ड फॉर ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, 2023 से लेकर 2031, ये यहाँ पे ईयर से 8 ईयर्स, इस ईयर में इस मिशन को प्लान किया गया है। दैट इज इंपॉर्टेंट, इंप्लीमेंटेशन एजेंसी इज इंपॉर्टेंट। और कोई भी मिशन जब गवर्नमेंट लॉन्च करता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे, जैसे मैं कहूंगा नेशनल क्वांटम मिशन, तो क्या होगा इस मिशन में, ऑफकोर्स इस मिशन में होगा R&D रिगार्डिंग दी क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटर्स, इसके रिगार्डिंग जो R&D है, इसके रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होगा, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन जो है, इसके रिगार्डिंग ये मिशन होगा, इसको ये प्रमोट करना चाहता है। ओके, तो ऐसा इंडिया अब 7th कंट्री है वर्ल्ड में। रिमेंबर दिस कि इंडिया कोई फर्स्ट कंट्री नहीं है, इंडिया इज 7th कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज लॉन्च सच काइंड ऑफ क्वांटम मिशन व्हिच इज अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ओवर हियर। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा एंड चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा एंड चाइना, उसके बाद इंडिया, ऐसे 7th कंट्री है यहाँ पे। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखते हैं इस पर्टिकुलर मिशन के। अब कितने ईयर्स के लिए कौन इंप्लीमेंट कर रहा है ये हमने देख लिया। Okay, so this mission targets developing scale quantum computers with 50 to 100 physical qubits in 5 years. सबसे पहले नेक्स्ट 5 इयर्स में इस मिशन का टारगेट है कि ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स क्रिएट किए जाए जिसका 50 to 100 फिजिकल क्यूबिट्स जो है इसकी कैपेसिटी हो। ओके, और फिर नेक्स्ट ईयर्स में इसकी कैपेसिटी और बढ़ाई जाए 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स। क्यूबिट्स क्या है, विल डिस्कस दैट।
Okay, this mission will also try to create the magnetometers, develop magnetometers. Okay, जो magnetometers atomic clocks में communication में use होते हैं. Okay, जिस जो quantum communication के regarding जो भी बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सुपर कंडक्टर्स है, कुछ नॉवेल सेमीकंडक्टर्स हो गए, कुछ डिवाइसेस का फैब्रिकेशन होगा, ये भी सारा इसमें क्या है प्रमोट किया जाए. दिस थिंग्स विल आल्सो बी प्रमोटेड. ये नंबर थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे आपके नेशनल क्वांटम मिशन के. सर्टन हब्स विल बी क्रिएटेड अंडर दिस, मतलब कुछ सेंटर, एक्सपर्ट सेंटर्स इसमें क्रिएट किए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे R&D इंस्टीट्यूट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स है लाइक IITs है, तो यहाँ कुछ हब्स यहाँ क्रिएट किए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड क्वांटम कंप्यूटेशन का हब कहाँ क्रिएट किया जाएगा, वहाँ उस पर रिसर्च होगा. क्वांटम कम्युनिकेशन का हब कहीं क्रिएट होगा, उस पर वहाँ रिसर्च होगा. क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, तो ये मल्टीपल. फॉर एग्जांपल जैसे IIT दिल्ली है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो IIT दिल्ली में लेट से क्वांटम कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग एक हब क्रिएट किएगा, तो वहाँ उसके रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो ये 4 थीमेटिक हब्स विल बी क्रिएटेड अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन. ये हमने यहाँ देख लिया. तो कुछ इंपॉर्टेंट फिर से मैं इसकी आपको मिशन की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताता हूँ. ये मिशन का ड्यूरेशन है 2022-23 to 31. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट करना है. इंडिया ऐसी 7th कंट्री है, ठीक है. और इसमें जो कुछ टारगेट्स दिए गए हैं कि नेक्स्ट 5 years में 50 to 100 फिजिकल क्यूबिट्स का क्वांटम कंप्यूटर्स वी वांट टू क्रिएट. देन नेक्स्ट 8 years में वी वांट टू इंक्रीज दैट कैपेसिटी फर्दर. मैग्नेटोमीटर्स इसमें क्रिएट हो गए. 4 थीमेटिक हब्स इसमें क्रिएट हो गए. ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जा सकती है. अब अगर क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूबिट्स, तो क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है, एक क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है. सो व्हेन वी से क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है. बेसिकली दिस इज अ कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स. ठीक है, ये क्या है, क्वांटम फिजिक्स के लॉज यूज करता है. तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज क्वांटम कम्युनिकेशन सर, सो दिस इज अ कम्युनिकेशन और व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग दैट यूजेस द लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स. ठीक है, ये क्या है, क्वांटम फिजिक्स के लॉ यूज करके ये कम्युनिकेशन होता है. तो इसलिए ये सेफ और सिक्योर कम्युनिकेशन होता है. ओके, कैसे होता है, जैसे हमारा क्लासिकल कंप्यूटिंग अगर देखें और क्लासिकल कम्युनिकेशन अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, बिट्स के फॉर्म. हमारे क्लासिकल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें डेटा विल बी फॉर्म ट्रांसफर थ्रू बिट्स. और बिट्स की वैल्यू क्या होती है, एक तो एक टाइम पे ये 1 हो सकता है या दूसरे टाइम पे 0 हो सकता है. इधर अ बिट कैन बी ए 0 और बिट कैन बी ए 1. क्लासिकल बिट अगर हम देखें, ट्रेडिशनल बिट, तो इसमें एक तो बिट का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा. तो एट टाइम एक तो 0 हो सकता है ना तो 1 हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता. बट क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में जो बिट होता है उसको हम कहते हैं क्यूबिट. वी कॉल इट ए क्यूबिट, क्वांटम बिट जिसको हम कह सकते हैं. ओके, और क्वांटम बिट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि क्वांटम बिट की वैल्यू एट द सेम टाइम 0 भी हो सकती है एंड 1 भी हो सकता है. 0 और 1 दोनों भी हो सकता है, जिसको सुपर पोजिशन स्टेट कहते हैं. तो क्यूबिट जो होता है ये सुपर पोजिशन स्टेट में होता है, जहां क्यूबिट की वैल्यू 0 और 1 एट द सेम टाइम हो सकती है. मल्टीपल स्टेट्स में वो एट द सेम टाइम हो सकता है. ओके, और इससे क्या है, कम्युनिकेशन आपका सिक्योर होता है. कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ क्यूबिट्स के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर करते हो एंड एनी हैकर ट्राइज टू इंटरफेयर दैट डेटा, तो क्यूबिट की पोजीशन है ना कोलैप्स हो जाती है. मीन दैट क्यूबिट आइदर विल टर्न टू बिट, आइदर इट विल टर्न टू 0 और आइदर इट विल टर्न टू 1. और वो रिकॉर्ड उसका क्रिएट हो जाता है फिर कि कोई हैक करने का ट्राई कर रहा है, ये कर, मतलब क्यूबिट का स्टेट कोलैप्स हो जाएगा द मोमेंट समबडी ट्राइज टू एक्चुअली गेट इनटू और इंटरफेयर इनटू दैट कम्युनिकेशन. ओके, एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड एंड दे विल अंडरस्टैंड कि कोई इंटरफेरेंस यहाँ, कोई हैकिंग का ट्राई यहाँ हो रहा है. तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटम कम्युनिकेशन. तो क्लासिकल कंप्यूटिंग जो होती है, ये कम्युनिकेशन के बारे में हमने देखा. क्लासिकल कंप्यूटिंग और क्लासिकल मतलब हमारी जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग, इसमें डिफरेंसेस क्या है. सबसे पहले डिफरेंस तो हमने ये 0 1 और 0 1 का देख लिया. मतलब वहां हमारे यहाँ बिट होते हैं जिसकी वैल्यू 0 या फिर 1 हो सकती है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, 0 एंड 1 दोनों वैल्यू एक साथ यहाँ हो सकती है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस क्योंकि हमें पीएचडी तो नहीं करना है. अदरवाइज क्वांटम कम्युनिकेशन, द एंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग. वी कैन डिस्कस दैट एनी टाइम लेटर. ओके, दूसरी चीज जो है पावर, जो यहाँ क्या होता है कि जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स नए क्रिएट होते हैं, न्यू क्यूबिट्स यहाँ क्रिएट होता है या जनरेट होता है, ट्रांसफर होता है. ओके, तो उस वक्त पावर काफी कंजम्पशन बढ़ता जाता है. पावर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली देयर. वैसे हमारे क्लासिकल कंप्यूटिंग में नहीं होता. जितने आपके बिट्स क्रिएट होते हैं उतनी पावर इंक्रीज होती है उसी प्रोपोर्शन.
यहाँ ज्यादा प्रोपोर्शन में पावर क्रिएट होता है। एक्चुअली आपका ये होता है पावर इंक्रीज होता है इन क्वांटम कंप्यूटिंग। और क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं ना ये एररलेस होते हैं, इसमें एरर रेट्स काफी ज्यादा होते हैं। दे नीड टू बी केप्ट अल्ट्रा कोल्ड, काफी कोल्ड उनको रखना पड़ता है, एरर के नहीं तो पॉसिबिलिटी इसमें काफी ज्यादा होती है। वैसे क्लासिकल कंप्यूटिंग में इतनी एरर की पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो रूम टेम्परेचर ऑपरेट हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ है। सो हाईली एरर की पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे, और हम कह सकते हैं कि अल्ट्रा कोल्ड इसलिए उसको रखना पड़ता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स आप क्वांटम कंप्यूटिंग के ये डिफरेंसेस याद रखना, शायद प्रीलिम्स यहाँ में पूछा जा सकता है। ओके, सो ये नेशनल क्वांटम मिशन वाज द टॉपिक हियर। अब एक दो तीन स्मॉल टॉपिक्स देख लेते हैं आईटी एंड कंप्यूटर इस पर्टिकुलर सेक्शन में। इसमें से फर्स्ट स्मॉल टॉपिक हमारा है, ये है एक रैंसमवेयर, दैट इज लॉकबिट रैंसमवेयर। सो लॉकबिट रैंसमवेयर वाज इन न्यूज रिसेंटली कि ये मैक डिवाइसेस जो है, एप्पल डिवाइसेस है, इसको ये टारगेट कर रहा है। जनरली तो हम कहते हैं कि आईफोन या फिर हमारे मैक डिवाइसेस होते हैं, दे आर वेरी सिक्योर, बट इफ यू सी मेनी ऑफ द साइबर अटैक्स और मेनी ऑफ द मालवेयर कैन एक्चुअली एक्सेस द आईफोन और अदर मैक डिवाइसेस ओवर हियर। ठीक है, सो लॉकबिट और रैंसमवेयर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रैंसमवेयर। ये रैंसमवेयर होता क्या है? सी, रैंसमवेयर इज बेसिकली अ मालवेयर दैट इज यूज्ड बाय हैकर्स। ये मालवेयर है, एक हम कह सकते हैं काइंड ऑफ वायरस है। रैंसमवेयर इज अ काइंड ऑफ मालवेयर और वायरस दैट इज यूज्ड बाय हैकर्स, okay, in order to enter in your computer or your device or system. Okay, and once they enter your system, what do? They make your system accessible to the user. They made their system inaccessible to the user. Okay, और अगर आपके खुद का सिस्टम आपको इनएक्सेसिबल हो जाता है when this malware will enter, और अगर आपको एक्सेस करना है तो they will demand ransom from you, वो कहेगी कुछ पैसा दे दो, then only you will be able to access your own data और own computer और own system, and that's why इसको ransomware कहते हैं। Okay, so ransomware basically are those malwares, okay, which infiltrate the victim systems, okay, encrypt those systems or make those systems inaccessible to them, okay, and if you want to access them, user wants to access them, then they'll ask the ransom from okay, तो उसमें फाइल्स भी इनक्रिप्ट की, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका सिस्टम वो मालवेयर इन्फेक्ट करता है, फाइल्स आपके इनक्रिप्ट करता है, आपको इंक्रिप्शन आपको डिक्रिप्ट करनी हो फाइल्स, तो फिर आपको उसको रैंसम देना होता है। ओके, तो ये उसमें से एक रैंसमवेयर है लॉकबिट रैंसमवेयर। ओके, सो ये लॉकबिट रैंसमवेयर है, रिसेंट पहले ये 2019 में डिटेक्ट हुआ था, उस वक्त इसको एबीसीडी वायरस कहते हैं। ओके, इसको क्रिप्टो वायरस भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज जो रैंसम मांगा जाता है वो क्रिप्टो करेंसी पे मांगा जाता है, रुपीज में नहीं मांगा जाता है, डॉलर्स में नहीं मांगा जाता है। ओके, सो दैट इज लॉकबिट रैंसमवेयर। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रैंसमवेयर, तो उसी रिगार्डिंग एक रिपोर्ट याद रखना, रैंसमवेयर रिपोर्ट 2022। इसमें रैंसमवेयर के कितने अटैक इंडिया में हुआ है ये सारा दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑफकोर्स पब्लिश्ड बाय इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CRT इन, इसने ये पब्लिश किया है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर। ओके, तो किसने पब्लिश किया? दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। दिस इज बेसिकली अ फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर टू एनी काइंड ऑफ साइबर अटैक इन इंडिया। अगर कोई भी साइबर अटैक होता है तो उसको फर्स्ट लाइन कोई रिस्पॉन्ड करता है, तो दैट इज CRT इन बॉडी। यू माइट हैव स्टडीड दिस इन योर इंटरनल सिक्योरिटी क्लासेस। ओके, देन देयर इज सम और एक मालवेयर वी आर डिस्कसिंग, दैट इज रैकून स्टीलर। ओके, तो रैकून स्टीलर क्या है? ये जैसे वो रैंसमवेयर था वैसे ये स्टीलिंग मालवेयर। स्टीलिंग मालवेयर मतलब क्या है कि वंस इट इन्फेक्ट्स योर सिस्टम और एंटर्स योर सिस्टम, इट विल स्टील द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सिस्टम, चाहे वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, कोई सी इंफॉर्मेशन हो, ये इंफॉर्मेशन स्टील करता है, तो इसको रैकून स्टीलर कहते हैं। तो रैकून स्टीलर क्या है, विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो इट्स स्टीलिंग मालवेयर। ओके, तो मे बी ये आपके ईमेल्स वगैरह, आपको कोई स्पैम मेल्स आते हैं, इफ यू ओपन दोज मेल्स, तो मेल्स के थ्रू ये मालवेयर डिलीवर होगा आपका सिस्टम, एंड वंस दैट इज डिलीवर्ड, देन ऑटोमेटिकली वहां से क्या है कि डेटा एक्सेस किया जाता है। आपका डेटा जो है ये यहाँ से इसकी डेटा मतलब थेफ्ट होती है या स्टीलिंग यहाँ पे। ओके, सो दैट इज रैकून स्टीलर, यू शुड बी नेम। तो आपका यूजर नेम होगा, पासवर्ड्स हो सकते हैं, ब्राउजर डेटा है, कुकीज है, ये यहाँ से क्या है, दे कैन स्टील। राइट, सो ये आईटी और कंप्यूटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देखे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। डिस्कस इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। So this is the important topic, okay? और important topic ये स्पेशली किस लिए है, I'll tell you this particular। देखिएगा, और इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है वो भी दूर हो जाएगा ये टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे। तो दैट इज इंडियन, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन
कि सर NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये बॉडी के बारे में हमने पढ़ा है। इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, ये हमने पढ़ा है। इसरो हमें पता है। लेकिन ये बॉडीज के फंक्शन में एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या है, इनका एग्जैक्टली रोल क्या है, क्या डिफरेंस है इनके रोल में, तो ये इस इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के थ्रू क्लियर हो चुका है। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 हैज बीन लॉन्च्ड, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। और ये स्पेस पॉलिसी का काफी इंपॉर्टेंट एम्फोसिस है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन पे। तो इस पॉलिसी का क्या कहना है, सबसे पहले एक एस्पेक्ट याद रखना कि दिस पॉलिसी टॉक्स अबाउट कि प्राइवेट सेक्टर नाउ शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस स्पेस प्रोडक्ट्स, रॉकेट्स हो, कोई स्पेसक्राफ्ट्स वगैरह जो भी है, ठीक है। और इसरो जो फोकस करेगा ये R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी, उस पे R&D पे वो इसरो फोकस कर सकता है। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस स्पेस पॉलिसी में। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस इंडियन स्पेस पॉलिसी का, दैट इज कि जो 3 बॉडीज है, आपको इसरो तो पता ही है ऑफकोर्स, ओके, देन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको हम आईएन स्पेस कहते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और इसरो तो आपको पता ही है। इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें प्रॉपरली डिमार्केट किया गया। द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस बॉडीज इज प्रॉपरली डिमार्केटेड। क्या क्या रोल्स एंड और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल क्या है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज का रोल क्या है, ये भी इसमें डिमार्केट किया क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसरो का रोल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इसरो विल प्राइमरीली फोकस ऑन दी R&D ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके R&D पे इसरो का फोकस होगा। ओके, और इसरो के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो डेटा है रिसर्च का, देन दैट डेटा इसरो इफ पॉसिबल विल शेयर विद दी प्राइवेट सेक्टर अदर। वो अपना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का डेटा लोगों के साथ शेयर करेगा, फिर बाकी रिसर्च का डेटा जो है शेयर कर सकता है, जो टेक्नोलॉजी उसने क्रिएट की नहीं वो एक्चुअली शेयर कर सकता है। ओके, सो ये तो बेसिकली R&D पे फोकस है न्यू टेक्नोलॉजीज का। ओके, देन ह्यूमन स्पेसिफाइड कैपेबिलिटी है, जैसे गगनयान, इसको ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो मेनली जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उस पर इसरो फोकस करेगा। देन NSIL का काम होगा कमर्शियलाइजेशन, ये होगी कमर्शियलाइजिंग द स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो अब इसरो ने लेट से प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो उसका कमर्शियली सेलिंग करना, इंडिया में हो, कंट्रीज में हो, ये कमर्शियलाइजेशन का काम जो है, उसका सेल करने का काम जो है, ये NSIL का। ओके, जो भी यूजर्स को प्रोडक्ट्स चाहिए, दोस प्रोडक्ट्स विल बी गिवन बाय द NSIL। ओके, एंड देन व्हाट इज द रोल ऑफ आईएन स्पेस, ये अगेन एक गवर्नमेंट की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम है इंडस्ट्री क्लस्टर्स, जोन्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल सेंटर्स, इनको प्रमोट करना, इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। तो उसमें आपको प्राइवेट सेक्टर भी आएगा। सो जो इंडस्ट्री क्लस्टर्स है, एक्सीलेटर्स है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, उसको प्रमोट करने का पास आईएन स्पेस का होगा। तो इसरो की जो R&D आर्म जो होगी, फॉर एग्जांपल इंडियन स्पेस सेंटर में ये इसरो होगा। ओके, NSIL जो है कमर्शियलाइजेशन आर्म हो सकता है, और प्रोडक्शन या इंडस्ट्री प्रमोशन आर्म जो है दैट विल बी आईएन स्पेस। आई थिंक दैट शुड क्लियर योर डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड देन जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज है, मतलब हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर का क्या पार्ट है फिर इसमें, प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है प्रोडक्शन करना। ओके, प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है कि जो डिफरेंट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसको मैन्युफैक्चर करना। ओके, सो मतलब जो ग्राउंड बेस्ड असेट्स होती है, स्पेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये क्रिएट करना, ये लॉन्च करना, ये प्राइवेट सेक्टर क्या है धीरे काम कर सकता है। ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम टू डू दैट इन इंडिया, लेकिन ये काम ऑलरेडी हो चुका है प्राइवेट सेक्टर के। ओके, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन जो है ये प्राइवेट सेक्टर ऑफर कर सकता है, मतलब जो इसरो सर्विसेज ऑफर करती है प्राइवेट सेक्टर खुद अब कर सकता है। दैट्स व्हाट दिस इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 says. Okay, next discussion we'll do about is reusable launch vehicle autonomous landing mission, RLV-LEX. ओके, तो रिसेंटली क्या हुआ, इसरो ने सक्सेसफुली इसका टेस्टिंग किया है। ओके, RLV-LEX या रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन जो है, ओके, इसकी सक्सेसफुल टेस्ट जो है इसरो ने रिसेंटली किया। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि RLV-LEX क्या है। तो बेसिकली हमें रियूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या ये डिस्कस करना है। ओके, तो इसरो का एक मिशन है दैट इज कॉल्ड एज अ रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। इसरो का एक प्रोग्राम है
RLV-TD जिसको मैं कहूँगा, यहाँ RLV-LEX का अभी डिस्कशन हम कर रहे थे कि जिसका सक्सेसफुल एक्चुअली इसरो ने टेस्टिंग किया। बट ओवरऑल मिशन जो है, मिशन का नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। ओके, और इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के थ्रू इसरो जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मतलब क्या है? यू कैन से दिस आर सॉर्ट ऑफ स्पेस प्लेन्स और रॉकेट जो रीयूजेबल है। मीन्स वंस यू लॉन्च दोज रॉकेट्स अगेन दे विल कम बैक एंड यू कैन यूज देम फ्रॉम द नेक्स्ट मिशन। ओके, अभी क्या होता है कि लेट्स से हमारा पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल है, जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल है, दे विल लॉन्च द पेलोड मतलब वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं रॉकेट्स और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यू कैन नॉट एक्चुअली यूज देम अगेन। ओके, लेकिन इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में क्या होगा, ऐसे रॉकेट्स या स्पेस प्लेन्स क्रिएट किए जाएंगे कि दोज विल कैरी द पेलोड, deliver the payload, the satellite they'll deliver, they'll again come back and you can use them in next mission. It will save the time and cost, right? But technology demonstration करना extremely difficult है इसमें। मतलब NASA has already successfully done this. There are private organizations like SpaceX who have partially actually succeeding in this. SpaceX का भी एक मिशन इसके रिगार्डिंग अभी फेल हुआ था, I'll discuss about that also. Starship will discuss. Okay, तो ये है इस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं मिशन का पर्पस की ऐसी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना। और इसी मिशन के अंडर फिर क्या है, एक टेस्ट अभी सक्सेस मतलब 2 टेस्ट ऐसी 5 टेस्ट करना चाहता है इसरो, तो 1-2 टेस्ट इसकी सक्सेसफुल हुई, तो वो टेस्ट के बारे में यहाँ पे। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी शुड बी नोइंग हियर। तो ये नासा के बारे में ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कौन सी टेक्नोलॉजीज होती है इसमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में? फॉर एग्जांपल हाइपरसोनिक फ्लाइट होता है, एटोनोमस लैंडिंग का टेक्नोलॉजी होता है, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट का टेक्नोलॉजी होता है, स्क्रैमजेट प्रोपल्शन का टेक्नोलॉजी होता है। तो इस सारे टेक्नोलॉजीज को इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके रिगार्डिंग किया जाएगा, ताकि अल्टीमेटली हम एक RLV प्रोड्यूस करें। ओके, दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज अबाउट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जुपिटर्स आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जूस। ठीक है, तो नाम तो काफी मजेदार है, जूस। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट्स वेरी लाइक जूस, लेकिन दिस इज अ सीरियस टॉपिक, लाइक नॉट लाइक जूस। ठीक है, सो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्पेसक्राफ्ट। ओके, अब नाम से पता चल रहा होगा आपको कि जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मतलब क्या है कि जुपिटर और उसके मून्स है उसको एक्सप्लोर करने के लिए मिशन होगा। ओके, बट मोस्ट प्रोबेबली इवन यूपीएससी विल गिव दी क्वेश्चन, तो वो बस जूस इस नाम से ही क्वेश्चन देगा ताकि आपको पता ना चले। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर क्लियर्स एवरीथिंग कि ये जुपिटर के रिगार्डिंग कोई ना कोई मिशन, बट इफ जूस इज द वर्ड कि रिसेंटली सीन इन न्यूज ये मिशन कौन से रिगार्डिंग है, देन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट। तो वन सेंटेंस हम कह सकते हैं, वन स्टेटमेंट आंसर जो होते हैं इसमें या क्वेश्चंस होते हैं इसमें हो सकता है। तो जूस इज जुपिटर्स आईसी मून्स एक्सप्लोरर। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नो सर्टन फैक्ट्स। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, नासा ने नहीं, इसरो ने नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। ओके, दिस इज ऑलरेडी लॉन्च्ड और ये एक 8 ईयर लॉन्ग वयाज होगा इस स्पेसक्राफ्ट का, विच विल रीच टू जुपिटर एंड इट्स मून। ओके, सो दिस इज लॉन्च्ड और ये 8 ईयर लॉन्ग इसका वयाज मतलब जर्नी इसकी 8 ईयर लॉन्ग की है। अब लॉन्च किया तो ये 2031 में इट विल रीच टू जुपिटर एंड इट्स मून। ओके, और फिर ये जुपिटर और इसके मून को एक्सप्लोर करने का ट्राई। ओके, सो this basically mission wants, this is a European Space Agency mission, it has been launched, it will reach there in 2031, 8 ईयर की जर्नी है इसकी, वयाज है। और आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू ऑब्जर्व द जुपिटर एंड इट्स 3 इंपॉर्टेंट मून्स, दैट इज ये गैनमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। ये 3 मून्स है जुपिटर के और जुपिटर इसको ये ऑब्जर्व करेगा। सो जब ये पहुंचता है वहां 2031 में, तो आफ्टर दैट 3 इयर्स इसका ड्यूरेशन, एटलीस्ट 3 इयर्स, इट्स नॉट लाइक 3 years, but at least 3 years it will be studying this particular gas giant and its moons. Okay, तो वहां ऑफकोर्स उसका वेदर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड वहां कैसी है, ग्रेविटेशनल पुल क्या है, ऑल दिस थिंग्स विल बी स्टडीड ओवर। ओके, फाइन। अब इसमें एक फैक्ट आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि अभी तक ऐसे 2 स्पेसक्राफ्ट है, दे हैव एवर एग्जामिन्ड द जुपिटर। अभी जूस तो इट हैजंट गॉन देयर येट, इट विल रीच देयर इन 2031, बट ऑलरेडी एक गैलीलियो प्रोब, ओके, इट वाज ऑर्बिटिंग द जुपिटर इन टिल 2003, तो इसका नाम याद रखना। अभी तक गैलीलियो प्रोब वाज देयर, तो एक स्पेसक्राफ्ट हम कह सकते हैं। और दूसरा जुनो, जुपिटर पे जो जुनो मिशन है अगेन, ओके, दैट इज एनसर्कलिंग द जुपिटर सिंस 2016। तो ये 2 है अभी तक मिशन, दे हैव एवर ऑब्जर्व द जुपिटर, गैलीलियो प्रोब और दूसरा जुनो।
अब जूस हैज बीन लॉन्च्ड बट इट इज येट टू रीच देयर। ओके, और इसी के साथ साथ नासा का और एक मिशन है जो प्लान मिशन है, यूरोपा क्लिपर, इसको याद रखना। ठीक है, दिस यूरोपा क्लिपर विल बी ऑब्जर्विंग द यूरोपा मून ऑफ द जुपिटर, बट अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ। इट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड इन दिस ईयर ओनली, अक्टूबर में। ओके, तो जो यूरोपा क्लिपर ये किसका मिशन है, ये कम से कम याद रखो कि नासा का शेड्यूल्ड मिशन है, विच विल बी ऑर्बिटिंग द जुपिटर्स मून यूरोपा। ठीक है, यूरोपा मून को ये स्टडी करेगा। ओके, और जूस जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर। नाउ बिकॉज वी आर डिस्कसिंग जुपिटर, जुपिटर के रिगार्डिंग ही एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, दैट इज जुपिटर ट्रोजन, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड जो है ये पढ़ते हैं। ओके, तो व्हाट आर द न्यूज कि एक स्पेसक्राफ्ट है लूसी, नासा का स्पेसक्राफ्ट है। तो ये सबसे पहले एक फैक्ट याद रखना कि नासा स्पेसक्राफ्ट लूसी। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट टू रिमेंबर, व्हाट नॉट, किस पे ध्यान देना है। यहाँ जो भी हाईलाइट किए गए हैं पॉइंट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका लाइफ और इजी हो जाता है इससे कि कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको समझ में आते हैं। ओके, तो नासा एक स्पेसक्राफ्ट है लूसी, रिसेंटली इट हैज कैप्चर्ड द इमेजेस ऑफ दिस ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। तो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स है। ओके, दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड दिस सन इन टू ग्रुप्स। ट्रोजन एस्टेरॉइड क्या है, ये ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स है एंड दे आर एक्चुअली ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इन टू ग्रुप्स। कहा, लेकिन कैसे ऑर्बिट करते हैं, एक इनका ग्रुप जो है ये जुपिटर के बिहाइंड है। यहाँ जुपिटर है, here you have Jupiter, so one of their group is behind the Jupiter, one of their group is ahead of the Jupiter, and then they orbit like this. Okay, तो यहाँ एक हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, और उसके बाद जुपिटर का ऑर्बिट है। तो जुपिटर के ऑर्बिट में, जुपिटर के पीछे एस्टेरॉइड का एक ग्रुप है और आगे एक एस्टेरॉइड का ग्रुप है। तो ये दो ग्रुप जो है इसको कहा जाता है ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो जनरली बिकॉज ऑफ दी सन की ग्रेविटी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दे आर स्टेबलाइज्ड ओवर देयर। तो ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, ये कहा है, यू शुड बी एबल टू नो दैट पर्टिकुलर। इसका पिक्चर जो है दैट हैज बीन टेकन बाय द स्पेसक्राफ्ट लूसी। तो लूसी स्पेसक्राफ्ट क्या है कि ये स्पेशली लॉन्च किया है नासा ने 2021 में, इट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी दी ट्रोजन्स ओनली। ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने के लिए लूसी वाज लॉन्च्ड बाय नासा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑलमोस्ट 12 ईयर का ये मिशन है। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट लूसी एंड दिस ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। ओके, लेट्स डिस्कस वन स्पेसक्राफ्ट दैट इज अगेन स्पेसएक्स स्टारशिप। तो स्टारशिप क्या है, तो न्यूज क्या था कि स्पेसएक्स इज अ प्राइवेट, हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में। ओके, तो आपने सुना ही होगा इलॉन मस्क है इनका नाम। तो स्पेस इज बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो और अदर, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूएस में। तो दिस ऑल्सो ऑफकोर्स लॉन्चेस इट्स ओन स्पेसक्राफ्ट्स एंड ऑल। तो स्पेसएक्स का एक स्पेसक्राफ्ट है, या जिसको स्टारशिप हम कह सकते हैं। ओके, दिस ड्यूरिंग टेस्टिंग ये एक्सप्लोर हुआ मिड एयर में, इट गॉट एक्सप्लोडेड इन मिड एयर ड्यूरिंग द टेस्टिंग। तो इसका टेस्टिंग कहीं ना कहीं फेल हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज द स्टारशिप, तो सबसे पहले स्टारशिप जो है ये इसरो या नासा किसी का नहीं है, तो इट इज स्पेसएक्स, ये स्पेसएक्स का है, याद रखना। ओके, तो स्टारशिप क्या है, स्टारशिप्स में बेसिकली दो रीयूजेबल कंपोनेंट है। एक इसमें रीयूजेबल रॉकेट है विच इज वेरी हेवी, वेरी हम कह सकते हैं सुपर हेवी रॉकेट, हाई कैपेसिटी रॉकेट, और दूसरा है इसमें स्पेसक्राफ्ट। अब रॉकेट क्या है, रॉकेट विल कैरी दिस स्पेसक्राफ्ट, और स्पेसक्राफ्ट में हो सकता है आपका कार्गो, हो सकता है आपके क्रू मेंबर्स हो सकते हैं उसमें। ये स्पेसक्राफ्ट फिर मून पे कहीं पे भी जा सकता है, मार्स, मून, एनीवेयर। ओके, तो ये दो जो एस्पेक्ट है इसको मिला के एक्चुअली स्टारशिप कहा जाता है। दिस इज व्हाट स्पेसएक्स कॉल्स एज द स्टारशिप, अ रॉकेट, अ वेरी हेवी रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट। तो इसका टेस्टिंग चल रहा है अकॉर्डिंग टू द स्पेसएक्स, ये दोनों भी रीयूजेबल है। मींस वंस दिस रॉकेट डिलीवर्स दिस स्पेसक्राफ्ट, okay, then rocket can come back and again it will be used. And same way spacecraft could also be reusable, means if spacecraft actually takes some, let's say some people to moon, so again it can come back and it can be used for the next mission. Okay, तो इस सुपर हेवी रॉकेट जो है इसमें एक इंजन है दैट इज कॉल्ड एज 33 रैप्टर इंजन, एक इंपॉर्टेंट इंजन है वहां पे। ओके, यहाँ मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन की कूलिंग सिस्टम है, फुली यूजेबल है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है, ये ऑफ कोर्स ये स्पेसक्राफ्ट
हम कह सकते हैं कि एक अगेन फुल्ली रियूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ओके, जिसमें क्रू, कार्गो, ये अर्थ ऑर्बिट कर सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है, मून में इट कैन गो इवन बियॉन्ड, दैट्स व्हाट एक्चुअली स्पेसएक्स इज, ओके। सो इसको याद रखना थोड़ा, स्टारशिप ये स्पेसएक्स का। नाउ लेट्स सी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हियर, दैट इज टेम्पो इंस्ट्रूमेंट, ओके। टेम्पो इंस्ट्रूमेंट, तो अगेन टेम्पो इंस्ट्रूमेंट ये नासा का इंस्ट्रूमेंट है, ओके। इट वाज इन न्यूज बिकॉज अब फिर से इसको स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था, स्पेसएक्स हैज लॉन्च्ड, बट ये नासा का इंस्ट्रूमेंट है। तो टेम्पो इज अ नासा's इंस्ट्रूमेंट। व्हाट्स टेम्पो? ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ट्रोपोस्फेरिक इमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, इसको हम टेम्पो इंस्ट्रूमेंट, okay, I think the name suggests what it is going to do, okay, it is going to monitor the pollution, okay, जो भी अर्थ पे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स है, ओके, एटमॉस्फेयर में जो भी मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स है, ये स्पेस से ऑब्जर्व करेगा, ओके। सो पोल्यूशन विल बी बेसिकली मॉनिटर्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रोपोस्फेरिक इमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, या टेम्पो इंस्ट्रूमेंट, एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नासा। तो दिस हैज बीन सेंट टू द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो 36,000 किलोमीटर अबो हमारा जो ऑर्बिट है, वहां अबो फ्रॉम अबो इक्वेटर, इक्वेटर से अबो 36,000 किलोमीटर जो ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यहाँ एक्चुअली क्या है, ये टेम्पो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होगा, ओके। तो ये जो अर्थ पे जो ओजोन है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर ऑक्साइड्स हो गए, ओके, इसकी लेवल्स ये देखेगा वहां पे, ये देख सकता है। फिर उसके बाद अगर क्वालिटी इंप्रूव हुई है एयर की, डिटोरिएट हुआ है, ये ऑब्जर्व कर सकता है, ओजोन लेयर को ये ऑब्जर्व कर सकता है, ओके। फॉरेस्ट फायर्स अगर होते तो, वोल्केनोज होते तो उससे वजह से कुछ पोल्यूशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो दिस कैन हैव अ माइक्रो व्यू ऑफ दोस पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। तो अब ये हुआ टेम्पो इंस्ट्रूमेंट, ओके। टेम्पो इंस्ट्रूमेंट विल ऑब्जर्व द पोल्यूशन, वी कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट गैसेस और हियर पोल्यूटिंग गैसेस दैट वी शुड नो, ओके। इसी तरीके से एक साउथ कोरिया का भी इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना, जियो स्टेशनरी एनवायरमेंट मॉनिटरिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी इसी तरीके से एनवायरमेंट मॉनिटर करता है। ये साउथ कोरिया का है, ओके। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है सेंटिनेल-4 सैटेलाइट, ओके। अगेन इट आल्सो मॉनिटर्स द पोल्यूशन, तो लेकिन ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ईएसए का, ओके। और ये जियो स्टेशनरी एनवायरमेंट मॉनिटरिंग स्पेक्ट्रोमीटर साउथ कोरिया का है। तो ऑल ऑफ देम हैव द सेम पर्पस, तो उसमें एक अब ऐड हो चुका है इस कॉन्स्टेलेशन में, वी कैन से टू ट्रैक पोल्यूशन is tempo instrument of NASA. Okay, now let's see the next, again related topic है, that is multi-angle imager for aerosols mission. Okay, multi-angle angle imager for aerosols mission. So again this is a satellite instrument, okay, and that is going to see or going to produce the data regarding the aerosols. ठीक है, तो ये भी क्या करने वाला है, जो एयरबॉर्न एरोसोल्स वगैरह होते हैं, एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं, ओके, इस एयरबॉर्न पार्टिकल्स एरोसोल्स, इसका जो डेटा है, इसके रिगार्डिंग डेटा ये हमें देने वाला है बाय ऑब्जर्विंग, ओके। सो मल्टी एंगल इमेजर ऑफ एरोसोल्स मिशन, बट दिस मिशन इज अ जॉइंट मिशन ऑफ नासा एंड इटालियन स्पेस एजेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पो इंस्ट्रूमेंट नासा का था, ये इटालियन स्पेस एजेंसी और नासा दोनों का, ओके। सो दैट्स वी शुड बी नोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ये 3 ईयर मिशन है, मल्टीपल टारगेट्स इसमें हो गए, शायद इसमें दिल्ली का भी ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, दिल्ली के वहाँ का एयर है, लॉस एंजलिस है, एटलांटा है, बोस्टन है, स्पेन है, बीजिंग है, मल्टीपल लेवल का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है बाय मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल्स मिशंस। लेकिन ये मिशन नासा एंड इटालियन स्पेस एजेंसी का है, दिस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन अ सॉर्ट ऑफ रोबोट है ये, जो रोबोट नासा ही डेवलप कर रहा है। दिस रोबोट इज बीइंग डेवलप्ड बाय नासा इटसेल्फ, आपको यहाँ दिख रहा होगा, काइंड ऑफ स्नेक लाइक शेप है इस रोबोट का, स्नेक लाइक शेप है इस रोबोट का, दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय नासा। इसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर, एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर। तो क्वेश्चन अगर पूछा गया कि व्हाट इज एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर, तो इट इज अ नासा स्नेक लाइक रोबोट दैट इज बीइंग डेवलप्ड, ओके। और ये रोबोट क्या कर सकता है, इट कैन एक्सप्लोर द टेरेन ऑफ एनी प्लैनेट। सो लेट्स से इट इज सेंट ऑन द मून, तो मून में वहां टेरेन कैसा है मून का, ओके। फिर ये वहां क्या, ये जो वहां टेरेन है ये हैबिटेबल है या नहीं, कुछ उसके साइंस हमें मिलते हैं क्या, वाटर के या हैबिटेबिलिटी के साइंस हो सकते हैं क्या,
सर्च कोई लाइफ है क्या वहां के, ये सारा एक्चुअली क्या है, स्नेक लाइक रोबोट वहां जा सकता है वंस इट इज लैंडेड। तो नासा का टारगेट है कि सबसे पहले इसको जो है एनसेलेडस जो सैटर्न का मून है, इस सैटर्न के मून पे एक्चुअली क्या है, इसको लॉन्च किया जाए, इसको सेट किया। सो इनिशियल टारगेट जो नासा का है, Enceladus, which is a sixth largest moon of the Saturn, where it will be set, and there it will see the evidences for life. Okay, so that is exobiology extant life surveyor. नेम से आप थोड़ा सा याद रखना कि समवेयर डाउन द लाइन लाइफ सर्वेयर है, तो वहां का लाइफ है कोई यहाँ, ओके, एविडेंस ऑफ लाइफ है किसी पे, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं देखना चाहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दो स्मॉल टॉपिक्स, दो तीन स्मॉल टॉपिक्स, एंड देन वी कैन एक्चुअली एंड दिस स्पेस aspect of this science and technology, and then we'll move on to the health aspect. Okay, that is YZ SETI-B. YZ SETI-B क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स, अब ये YZ SETI-B के बारे में न्यूज वगैरह सब छोड़ देना, बस याद रखना कि YZ SETI-B इज वन ऑफ द एक्सोप्लैनेट। ये एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट मींस व्हाट? दिस इज अ प्लैनेट दैट इज बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। जो हमारे सोलर सिस्टम में भी है मल्टीपल प्लैनेट्स, लेकिन सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जो प्लैनेट होता है उसको हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो YZ SETI-B इज वन ऑफ द एक्सोप्लैनेट। ओके, बस इसके बारे में इतना याद भी रखोगे तो आई थिंक दैट इज इनफ हो, ये भी आपके लिए क्या है, इनफ हो जाएगा मुझे लगता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट विल सी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट यू शुड नो, दैट इज टर्मिनेटर जोन्स। टर्मिनेटर जोन्स क्या है, ये थोड़ा सा देखते हैं। ओके, तो साइंटिस्ट का कुछ कहना है ऐसा कि ये जो टर्मिनेटर जोन्स है, यहां हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है ये मिल सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अब टर्मिनेटर जोन क्या है मैं आपको बताता हूं। ओके, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन दिस टर्मिनेटर जोन, ओके, वी कैन गेट एनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मतलब अर्थ छोड़ के कहीं दूसरे प्लेनेट पे अगर हमें कहीं लाइफ मिल सकता है, लाइफ के एग्जांपल्स मतलब हो सकते हैं कुछ एविडेंसेस, तो हो सकते हैं टर्मिनेटर जोन। ओके, सो टर्मिनेटर जोन बेसिकली क्या होता है? ये टर्मिनेटर जोन ऐसे जोन होता है एक्सोप्लैनेट का। एक्सोप्लैनेट मतलब क्या है कि दोज प्लैनेट्स व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सो प्लैनेट इज दोज प्लैनेट्स व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अभी हमने देखा 80 जो प्लैनेट है। ओके, तो टर्मिनेटर जोन इज दैट पार्ट ऑफ एक्सोप्लैनेट। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक्सोप्लैनेट पे एक रिंग होती है यहाँ, क्योंकि ये सारा इसका रिप्रेजेंटेशन है, बस इसका कोई पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर नहीं है अवेलेबल इसका, बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि टर्मिनेटर जोन जो बेसिकली है एक रिंग टाइप एरिया होता है। किसी भी प्लेनेट पे एक रिंग टाइप एरिया होता है। ओके, और इस रिंग टाइप एरिया का एक साइड जो होता है ना, ये कंप्लीट डार्कनेस में होता है प्लेनेट की इस साइड, और ये साइड कंप्लीटली लाइट में होता है, हमेशा ये लाइट में होता है, बिकॉज यहां होगा इस प्लेनेट का स्टार। ओके, तो इस प्लेनेट का एक्चुअली रोटेशन ही ऐसा होता है कि हमेशा इस पर्टिकुलर रिंग जो होती है, इस रिंग के इस साइड का जो पार्ट होता है ये स्टार फेसिंग होता है, तो यहाँ हमेशा लाइट होगा। और इस साइड का पार्ट जो है ये एक्चुअली आप अगर देखा जाए तो ये स्टार फेसिंग नहीं होता, कभी भी स्टार को फेस नहीं करता ये, तो यह हमेशा डार्कनेस होता है। तो जहां हमेशा लाइट होता है वहां लाइफ शायद सर्वाइव नहीं कर सकती। ओके, बिकॉज देयर टेम्परेचर माइट बी टू मच। जहां डार्क है हमेशा वहां लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन ये जो जोन है यहाँ लाइफ एक्चुअली सर्वाइव कर सकता है। वाई? बिकॉज यहाँ ऐसा टेम्परेचर और ऐसा लाइट होगा जहां आपको थोड़ा लाइट भी होगा और कहीं डार्कनेस भी हो सकता है। ओके, और इसी को कहा जाता है टर्मिनेटर जोन। ओके, हियर यू विल हैव राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ये मिडल में, एंड दैट्स व्हाई यू कैन फाइंड सम काइंड ऑफ लाइफ हो सकता है ऐसा। ओके, इस जोन में लिक्विड वाटर भी सस्टेन हो सकता है, इस जोन में राइट टेम्परेचर भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई, और इसको टर्मिनेटर जोन कहते हैं। तो टर्मिनेटर जोन इज अ रिंग ऑन प्लैनेट्स, सर्टेन एक्सोप्लैनेट्स। ओके, दैट ऑन दैट प्लैनेट, ऑन दिस रिंग, उस रिंग के एक साइड में यू हैव कंप्लीट light because that side faces the star, and other side there is complete darkness because that side actually does not face star। और वो जो रिंग होता है उस रिंग का एरिया इसको टर्मिनेटर जोन करते हैं, जहां लाइफ के एविडेंसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड लिक्विड वाटर अवेलेबिलिटी ओवर देयर, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो टर्मिनेटर जोन का कॉन्सेप्ट आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये स्पेस के रिगार्डिंग न्यूज वी हैव सीन। आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लास, काइंडली बी विथ मी। इसको हम कंप्लीट करते हैं फास्ट
विल नॉट एक्चुअली वेस्ट एनी टाइम हियर बिकॉज आपके लिए टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सारे मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ. विल डिस्कस दी वन वर्ल्ड टीबी समिट. तो वन वर्ल्ड टीबी समिट में हमें ट्यूबरकुलोसिस क्या है ये डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज ये लास्ट वीडियो जो हुआ था हमारा लास्ट 6 7 8 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है उसमें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में डिस्कस किया. बस इसका अपडेट विल डिस्कस वन वर्ल्ड टीबी समिट. ओके, तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ही हैड एड्रेस दी वन वर्ल्ड टीबी समिट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टीबी डे जो होता है 24 मार्च. ओके, और यहाँ कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दोस इनिशिएटिव. ओके, तो अब सबसे पहले याद रखना देयर इज अ रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड द इंडिया टीबी रिपोर्ट 2023. हु हैज रिलीज दिस? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो एक रिपोर्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2023 इसने रिलीज किया. तो आपको टीबी के रिगार्डिंग इसमें एस्टिमेट्स स्टैट्स जो है वो. ओके, वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? 24 मार्च. ओके, अब वर्ल्ड टीबी डे पे दो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए. इसमें एक इनिशिएटिव था टीबी फ्री पंचायत. इंडिया के रिगार्डिंग इनिशिएटिव है टीबी फ्री पंचायत. ओके, तो इस टीबी फ्री पंचायत इनिशिएटिव के अंडर क्या होगा कि एवरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विलेज विल टेक अप अ रिजोल्यूशन दैट एवरी पेशेंट इन द विलेज विल बी केप्ट हेल्दी. ओके, तो ये क्या है, वो इस टीबी फ्री पंचायत में एक रिजोल्यूशन विल बी देयर. जो पंचायत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स है दे विल टेक अप दिस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन. व्हाट इज द रिजोल्यूशन? दैट टुगेदर दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरी पेशेंट. जो भी टीबी पेशेंट होगा उसके दे आर गोइंग टू टेक केयर. तो इसमें कम्युनिटी एस्पेक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया है. देखिए निक्षय प्रोग्राम है टीबी के गवर्नमेंट का. तो निक्षय प्रोग्राम जो है, मैंने स्कीम्स इन न्यूज इस वीडियो में ऑलमोस्ट 4 आवर्स का वीडियो है, उसमें मल्टीपल 100+ स्कीम्स हमने कवर करा है. तो उसमें आप देख सकते हो जैसे निक्षय प्रोग्राम, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, विच हैज द टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग द टीबी फ्रॉम इंडिया बाय 2025. तो उसमें कम्युनिटी एस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है. तो कम्युनिटी एस्पेक्ट का ये टीबी भी पंचायत है, तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया. सेकंड इसमें था कि शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. ओके, शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी इसमें देने का इसमें बात किया गया है. तो व्हाट इज शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट? कि टीबी को प्रिवेंशन के लिए एक शॉर्टर ट्रीटमेंट होगा, शॉर्टर ड्यूरेशन ट्रीटमेंट, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्टर रेजिमेंट ट्रीटमेंट. ओके, तो इसमें टर्मिनोलॉजी याद रखना कि दिस पर्टिकुलर शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट विल यूज शॉर्टर 3HP रेजिमेंट. इट विल यूज व्हाट इज कॉल्ड एज 3HP रेजिमेंट. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज 3HP रेजिमेंट, दिस इज अ रेजिमेंट रिगार्डिंग द टीबी ट्रीटमेंट. तो 3SP रेजिमेंट मतलब क्या होता है कि 3 मंथ में एवरी वीक, मतलब कितने वीक हो गए टोटल? 12 वीक्स. ओके, टीबी ड्रग्स विल बी गिवन टू द पेशेंट. और एच मतलब क्या है कि ये एक ड्रग होगा आइसोनियासिड, और दूसरा डोज होगा यहाँ पे प्रिप्टिन. पी मतलब प्रिप्टिन. ओके, तो ये एच और पी का डोज जो है एवरी वीक 3 मंथ्स विल बी गिवन टू पेशेंट. तो ये 3 वीक्स का 3 मंथ्स था, शॉर्टर रेजिमेंट है, शॉर्टर ड्यूरेशन का ये ट्रीटमेंट है. सो इसको हम कहते हैं 3HP रेजिमेंट. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो इट्स रिगार्डिंग दी टीबी ट्रीटमेंट. 3 मंथ्स मतलब टोटल 12 वीक्स होता है. तो 12 वीक्स एवरी वीक दिस डोसेज विल बी एक्चुअली वंस इन अ वीक दिस डोसेज विल बी ऑफ एच एंड पी के डोसेज वहां पे प्रिप्टिन और आइसोनियासिड के यहाँ डोसेज दिया जाए. सो दैट इज समथिंग. ये शायद इस पे जो स्टेटमेंट वन वर्ड का जो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से क्वेश्चन यहाँ हो सकते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा एक रॉड शेप माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज सुडोमोनास एरुगिनोसा. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, सुडोमोनास एरुगिनोसा. दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब ये न्यूज में क्यों था क्या नहीं इसको छोड़ दीजिएगा, इसका एप्लीकेशंस और इसके वजह से क्या डिसीजेस होते हैं ये देख लो बस, क्योंकि एप्लीकेशंस जनरली यूपीएससी पूछता है, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या डिसीज हो सकते हैं वो भी देख लेते. तो एक मोटाइल ग्राम नेगेटिव ये बैक्टीरिया है बेसिकली ये. ठीक है, सुडोमोनास एरुगिनोसा तो बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, ये बैक्टीरिया कुछ डिसीजेस कॉज करता है. व्हाट आर दो डिसीजेस? इट कैन कॉज निमोनिया, सीवियर निमोनिया हो सकता है, वहां हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो सकती है, वेयर यू विल हैव हाई फीवर. ओके, तो ये निमोनिया कॉज कर सकता है. ये बैक्टीरियमिया या सेप्सिस जिसको हम कहते हैं, इट कैन कॉज बैक्टीरियमिया सेप्सिस. बैक्टीरियमिया मतलब क्या होता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. जो आपकी ब्लड स्ट्रीम होती है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. ओके,
तो इट कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक इट कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो. सो बैक्टीरिया सेप्सिस मतलब ब्लड स्ट्रीम में आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा. ओके, एंड देन इट कैन कॉज द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑल्सो. तो ये 3 इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय दिस स्यूडोमोनास एरुगिनोसा. तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट दिस बैक्टीरिया हैज सर्टेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. मतलब इसका कुछ यूज भी है. व्हाट इज दैट यूज? कि ये मेटाबोलाइट्स यूज क्रिएट करने में या प्रोडक्शन करने में इसका यूज हो सकता है. इट इज कल्टिवेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ओके, ये बायोसर्फेक्टेंट, एज अ बायोसर्फेक्टेंट भी इसका यूज हो सकता है. मतलब एनवायरमेंट क्लीनअप के लिए, रिस्टोरेशन के लिए, रेमेडिएशन के लिए भी इसका यूज हो सकता है एनवायरमेंट. ओके, तो दोनों भी एस्पेक्ट, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट इज आल्सो देयर एंड नेगेटिव एस्पेक्ट इज देयर, जो शॉर्ट में यहाँ तक किया. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 वैक्सीन्स. एक वैक्सीन है R1 या मैट्रिक्स एम वैक्सीन. तो ये मलेरिया का वैक्सीन है. तो सबसे पहले तो नाम याद रखना कि क्वेश्चन अगर पूछा गया व्हाट इज R21, नॉट R1, सॉरी, R21 और मैट्रिक्स एम. तो R21 और मैट्रिक्स एम जो है मलेरिया का वैक्सीन है. ओके, सो रिसेंटली घाना ये फर्स्ट कंट्री हुई है कि जिसने इस वैक्सीन को अप्रूव किया है, मलेरिया वैक्सीन. ओके, और उसके बाद नाइजीरिया एक कंट्री है, दे आल्सो अप्रूव दिस पर्टिकुलर वैक्सीन कि इसका यूज होगा. ओके, सो R21 या मैट्रिक्स एम जो है ये मलेरिया वैक्सीन है. इसको याद रखना, ये इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में. ओके, ये सेकंड ऐसा वैक्सीन WHO ने अप्रूव किया एक्चुअली, और फिर वो घाना और नाइजीरिया में उसको ट्रीटमेंट के लिए अभी यूज किया, मतलब वो वैक्सीन दिया जा सकता है. ठीक है, इसी तरीके से और एक मलेरिया का वैक्सीन है, उसका नाम भी याद रखना, RTS-yes, या उसको मॉन्स्क्विरिक्स वैक्सीन कहते हैं. ओके, RTS-yes और मॉन्स्क्विरिक्स वैक्सीन. ओके, तो हो सकता है यूपीएससी पूछ ले कि व्हाट इज मॉन्स्क्विरिक्स, तो ये मलेरिया वैक्सीन है. उसी तरीके से R21 या मैट्रिक्स एम भी क्या है, सेकंड मलेरिया वैक्सीन. ओके, वन मोर फैक्ट कि ये जो अगर आप देखना तो 2021 में एक वैक्सीन WHO ने अप्रूव किया था. ओके, RTS-yes जो भी वैक्सीन है, दिस एक्ट्स अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम. ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम क्या है अगेन सर? दिस इज अ पैरासाइट. ये पैरासाइट है, दिस कॉजेस मलेरिया. ओके, तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ऐसे 5 पैरासाइट से दे एक्चुअली कॉज मलेरिया. तो उसमें से 2 काफी डेंजरस होते हैं, फाल्सिपारम एंड पीवीवैक्स. दे पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट. तो बस पैरासाइट दैट कॉजेस मलेरिया याद रखिएगा. वन मोर फैक्ट, देयर आर फ्यू कंट्रीज लाइक मालदीव्स, श्रीलंका, किर्गिस्तान, पराग्वे, उज्बेकिस्तान, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चाइना और एल सल्वाडोर. These are declared as malaria free by WHO. Okay? तो हो सके तो बिफोर एग्जाम जस्ट गो थ्रू दिस नेम्स. जो देखिए, whenever there is a factual part, चाहे हिस्ट्री का हो, एनवायरमेंट का हो, पॉलिटी का है, हार्ड फैक्ट्स जब होती है ना, तो मेक श्योर कि एग्जाम के बिफोर 3-4 दिन आपको इसको रिवाइज करके, क्योंकि फैक्ट्स आप काफी 2 महीने पहले रिवाइज करोगे और फिर लास्ट में रिवाइज नहीं करो तो याद नहीं रहता. कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपने पहले रिवाइज करना, फैक्चुअल पार्ट जो है ये सेपरेट मार्क करके रखना है. आपके लास्ट में 2-3 दिन में आपको इसको रिवाइज करना है. 1-2 बार फास्ट इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. बड़ी लिस्ट होती है तो जस्ट गो थ्रू दैट लिस्ट. हर कोई आइटम आपको मगअप नहीं करना है, ताकि आप एलिमिनेशन में भी आपको थोड़ा सा याद आ सकता है. ओके, क्लिक हो सकता है व्हेन एक्चुअल क्वेश्चन विल बी देयर. ओके, नाउ एक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज मलेरिया डिस्कस कर रहे हैं तो मलेरिया के रिगार्डिंग ये न्यूज था, तो उसका जो कॉन्सेप्ट विल डिस्कस, दैट इज कॉल्ड द नोटिफिएबल डिसीज. नोटिफिएबल डिसीज क्या होता है सर? Okay? तो रिसेंटली ऐसा न्यूज था कि मलेरिया इज गोइंग टू बिकम अ नोटिफिएबल डिसीज इन इंडिया. ओके, तो क्या मलेरिया ऐसा पहला नोटिफिएबल डिसीज है क्या इंडिया में? नहीं, कॉलरा है, लेप्रेसी है, प्लेग है, मेनी, एड्स है, टीबी है. ओके, ऐसे काफी सारे नोटिफिएबल डिसीजेस है इंडिया में. अब मलेरिया हैज आल्सो बिकम द नोटिफिएबल डिसीज इन इंडिया, और इट इज गोइंग टू बिकम अ नोटिफिएबल डिसीज इन इंडिया. सो व्हाट इज नोटिफिएबल डिसीज? Notifiable disease is basically that disease that is required by law to be reported to the government authorities. जब भी ये डिसीज का ऑकरेंस होता है तो उसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज को रिपोर्टिंग करना है. रिपोर्टिंग होना चाहिए हॉस्पिटल्स ने या वहां लोगों ने जो है इसका रिपोर्टिंग करना है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि इसका डेटा होना चाहिए. उसको हम कहते हैं नोटिफिएबल डिसीज. ओके, तो इसका मेन इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट इसका रिपोर्टिंग करने का ट्राई करेंगे. दैट इज नोटिफिएबल डिसीज. ओके, WHO भी एक्चुअली कुछ नॉर्म्स है ऐसे. ओके, WHO को भी कुछ रेगुलेशंस है जिसके अंडर जो है कुछ डिसीजेस WHO को आपको रिपोर्ट करने का. तो WHO के अपने नॉर्म्स है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने के लिए जो डिसीज होते हैं उसको हम नोटिफिएबल डिसीज कहते हैं, और इसमें मलेरिया है. ओके, अब और एक वैक्सीन देखते हैं, एंड वंस वी डिस्कस दिस वैक्सीन देन विल डिस्कस द अदर मिसलेनियस टॉपिक्स. वो वैक्सीन है शिंग्रिक्स वैक्सीन.
द वैक्सीन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज द शिंग्रिक्स वैक्सीन। तो शिंग्रिक्स वैक्सीन क्या है? ये देखिए, ये वैक्सीन जो है ना, जीएसके फार्मा ने प्रोड्यूस किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है। ओके, एंड दिस वैक्सीन वर्क्स ऑन दी शिंगल्स। शिंगल्स पे ये काम करता है, शिंगल्स को ये प्रिवेंट करने का ट्राई करता है। शिंगल्स मतलब क्या होता है? सी, दिस शिंगल इज कॉज्ड बाय द वायरस विच ऑल्सो कॉजेज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स आपको पता है, ठीक है। तो व्हेन शिंगल्स विल, जब अगर शिंगल्स आपको प्रभावित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके थोड़े से नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, बॉडी पेन करने लगती है, एक्सट्रीम पेन होने लगता है कभी कभी, ठीक है। तो उसको हम शिंगल्स एक्चुअली कहते हैं। तो सेम वायरस, एक वायरस दैट इज कॉल्ड द वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, दिस वायरस कॉजेज चिकन पॉक्स एंड सेम वायरस कॉजेज शिंगल्स। ओके, तो इस वायरस के अगेंस्ट ये शिंग्रिक्स वैक्सीन जो है काम करेगा, बस इतना याद रखो, दैट्स इन अ वायरस। ओके, तो इट प्रिवेंट्स द शिंगल्स एज वेल एज पोस्ट हेरेप्टिक न्यूरल्जिया। इन दोनों चीजों को याद रखना, ठीक है, फाइन। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो जनरली ये एज ग्रुप 50 और मोर, इन पे ये ज्यादा काम करेगा। तो यहाँ पे अडल्ट इन द एज ग्रुप 50 ईयर्स और मोर जो है, यहाँ ये काम करेगा ये वैक्सीन। तो इसको याद रखना, दैट इज शिंग्रिक्स वैक्सीन। ओके, नाउ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। देयर आर फ्यू मोर टॉपिक्स आल्सो, बट जो रिपीटेड टॉपिक्स आई एम नॉट कवरिंग दैट, जो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस में हो चुके। ओके, तो क्योंकि अभी टाइम काफी इंपॉर्टेंट है आपका, तो जो इंपॉर्टेंट और जो न्यू टॉपिक्स है कंप्लीटली वही कवर कर रहा हूँ, जो हमने ऑलरेडी कवर नहीं किया, और जो मार्च और अप्रैल के, दैट्स व्हाट ओनली आई एम कवरिंग। अब देखिएगा, लिगो इंडिया प्रोजेक्ट या एलआईजीओ इंडिया प्रोजेक्ट। ओके, तो रिसेंटली हमारे यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है, अप्रूव किया है, इट हैज गिवन अप्रूवल फॉर एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। तो इसने क्या किया कि ये लिगो प्रोजेक्ट है इंडिया का, इसको परमिशन दी कि आप एक एडवांस ग्रेविटेशनल डिटेक्टर जो है ये इंडिया में बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक एक्चुअली पढ़ना है कि वो है कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है। वाई? बिकॉज ये लिगो इंडिया प्रोजेक्ट का क्या एम है? ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना। सो मोस्ट प्रोबेबली आपने ये टॉपिक अभी पढ़ा भी होगा अभी तक। सो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दैट, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट का एम ही ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट, और ये एक्चुअली थर्ड एस्पेक्ट भी इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिटेक्टेड, कैसे डिटेक्ट होती है। तो एस्पेक्ट अभी इस लेवल पे, बिकॉज एग्जाम अभी करीब है तो नहीं भी उतना समझ में आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता थर्ड एस्पेक्ट, लेकिन कम से कम दो एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिटेल। ओके, सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल वेव विल डिस्कस इन शॉर्ट। ओके, कि ग्रेविटेशनल वेव जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि दीज आर रिपल्स इन स्पेस टाइम प्लेन। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है? ये रिपल्स होती है स्पेस टाइम प्लेन पे, विच आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोसेस इन द यूनिवर्स, अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इन द यूनिवर्स, जिस वजह से रिपल्स क्रिएट होते हैं स्पेस टाइम में, और उसको हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो आपके पास अगर क्लॉथ है, इसका एक्सप्लेनेशन हम काफी डिटेल में भी देख सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ टाइम हियर। अगर आपके पास क्लॉथ है तो क्लॉथ में रिपल क्रिएट होते हैं, राइट? अगर आप क्लॉथ्स को इफ यू मूव द क्लॉथ तो उसमें रिपल्स क्रिएट होते हैं। ओके, इसी तरीके से आप कॉन्सेप्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्पेस टाइम है ना, इट इज ऑल्सो प्लेन लाइक क्लॉथ। एक प्लेन है जिसमें स्पेस और टाइम होता है। ओके, तो स्पेस टाइम इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्लेन, और इस प्लेन में भी रिपल्स क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे वेव जनरेट हो सकते हैं, रिपल्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, और उस रिपल्स को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल वेव्स। लेकिन वो रिपल्स ऐसे ही क्रिएट नहीं होते, दिस रिपल्स आर क्रिएटेड ओनली व्हेन सच लार्ज वायलेंट प्रोसेस विल हैपन। फॉर एग्जांपल दो हम, ठीक है, कुछ लार्ज वायलेंट प्रोसेस अगर होती है तभी एक्चुअली हो सकता है। ओके, दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड ओवर। फॉर एग्जांपल दो ब्लैक होल्स अगर मर्ज होते, तो ब्लैक होल्स मर्ज होने के बाद इट्स अ वेरी लार्ज प्रोसेस है, ठीक है, काफी एनर्जेटिक प्रोसेस है, तो उस वजह से फिर क्या है, ये रिपल्स क्रिएट होगा स्पेस टाइम में। तो उस रिपल्स को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल वेव जो होती है इनविजिबल होती है, दे ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट, ये कुछ इसके फीचर्स है। दे कैन एक्चुअली स्क्वीज और स्ट्रेच एनी प्लेन, कोई भी प्लेन होगा तो मतलब ये स्पेस टाइम का, दे कैन एक्चुअली स्क्वीज एंड स्ट्रेट ओवर हियर। तो ये सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स की थ्योरी किसने प्रपोज की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसका जो थ्योरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ओके, तो उसमें ही हैड एक्चुअली प्रपोज द ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर ओवर हियर। तो जितना स्ट्रॉन्ग इवेंट होगा,
उतना स्ट्रॉन्ग जो है ये वेव्स एक्चुअली क्रिएट हो सकती है. तो दिस वेव्स कुड बी क्रिएटेड लेट्स से व्हेन स्टार्स एक्सप्लोड. Okay, when two big stars will orbit each other, when two black holes orbit each other, or when they merge, when neutron stars merge. तो ऐसे कोई बड़ा इवेंट अगर होगा स्पेस में, देन दिस रिपल्स आर क्रिएटेड, और उससे वो ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ ट्रैवल हो सकती है टिल अर्थ, एनीवेयर इन द यूनिवर्स दे कैन एक्चुअली ट्रैवल. लेकिन उसको डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज हमें दिस वेव्स, फॉर एग्जाम्पल वहां ब्लैक होल का मर्जर हुआ, इट डजंट मीन कि दिस वेव्स विल बी डिटेक्टेड बाय अस. हमें वो महसूस होगा कि हवा के जैसा कोई हवा का रोक आता है, हमें समझ में आता है कि कुछ तो वहां हुआ है, ऐसा नहीं है. ठीक है. सो ऑफकोर्स दिस आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, दिस आर इनविजिबल. ओके. और अगर वहां इवेंट कोई लाखों साल पहले कहा इवेंट हुआ है, देन दोज वेव्स विल एक्चुअली रीच ओवर. अब वो रीच हो सकती है. ठीक है. तो उसको सबसे पहले ये थियोरेटिकली आइंस्टाइन हैड टॉक्ड अबाउट दिस इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बट फर्स्ट टाइम ये डिटेक्ट हुआ था 2015 में इन यूएस, क्योंकि यूएस में ऑलरेडी ऐसा एक लिगो प्रोजेक्ट है, लेजर इंटरफेरोमीटर का जो एक प्रोजेक्ट यूएस में है, उसने 2015 में एक्चुअली डिटेक्ट किया था. तो उस सिग्नल को नाम दिया गया था GW150914 सिग्नल, उसको उस वक्त नाम दिया गया. तो उसी तरीके से ये ग्रेविटेशनल वेव का सिग्नल है, इंडिया भी डिटेक्ट करना चाहता है. ओके. और उसलिए वी हैव दिस LIGO इंडिया प्रोजेक्ट. तो इसमें हमारी ये ग्रेविटेशनल वेव की ऑब्जर्वेटरी होगी. ओके. और ये प्रोजेक्ट हम वैसे तो 2016 में अप्रूव हुआ था, ये वी गॉट इंस्पायर्ड अ लॉट दैट टाइम, लेकिन 2030 तक अब ये कंप्लीट होगा, ऐसा इसका टारगेट दिया गया है. ओके. मोस्टली कंपोनेंट इसमें इंडिया में बिल्ड करने का टारगेट है. इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन डिफरेंट इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज दी LIGO ऑब्जर्वेटरी यूएसए की ऑब्जर्वेटरी प्लस इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा. तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स विल बी देयर इन दिस प्रोजेक्ट. एटॉमिक एनर्जी का इंडिया का डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन है. ओके. डायरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड स्टेट मैनेजमेंट मुंबई है. ऐसे कितने सारे अगर हम कह सकते हैं तो इंस्टीट्यूट्स विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट होता है, आई थिंक इसमें हम ज्यादा अभी नहीं जाते हैं. ओके. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मैं बेसिक आपको एक बता देता हूँ कि हाउ डज दैट LIGO वर्क. इसमें है ना, होते हैं वैक्यूम चेंबर्स, लॉन्ग वैक्यूम चेंबर्स. फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए का LIGO देखना, वहां का ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर का प्रोजेक्ट देखना, तो यहाँ 2 वैक्यूम चेंबर्स 4 किलोमीटर लेंथ के, एक 4 किलोमीटर लेंथ का एक वैक्यूम चेंबर होगा, दूसरा 4 किलोमीटर लेंथ का वैक्यूम चेंबर्स है, एंड दे आर एट राइट एंगल्स विद ईच अदर के राइट एंगल्स पे उसको रखा हुआ है. और उस चेंबर के एंड में यू विल सी मिरर्स लाइक दिस. ओके. सो 2 वैक्यूम चेंजर्स, उसका लेंथ ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है हर एक का लेंथ. दे आर प्लेस्ड एट मतलब यू सी दैट इट रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया, अनडिस्टर्ब लार्ज एरिया इसको चाहिए. ओके. और दिस वैक्यूम चेंबर्स विल बी केप्ट एट राइट एंगल्स, उसके एंड में मिरर्स होते हैं. ओके. और इसमें से क्या है कि लाइट इमिट किया जाता है, लाइट रेज इमिट किया जाता है, एक लाइट इमिटर भी होगा. तो क्या होता है कि इस वैक्यूम चेंबर्स में साइमल्टेनियसली लाइट इमिट किया जाए, दोनों में भी साइमल्टेनियसली लाइट इमिट किया. अब लाइट का स्पीड तो दोनों तरफ सेम होगा, तो ये मिरर से फिर से रिफ्लेक्ट होगा और सेम टाइम में वापस आना है. थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली व्हेन यू इमिट द लाइट एट द सेम टाइम, अगर आप लाइट इमिट करते हो दोनों वैक्यूम चेंबर्स में, तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस आना चाहिए सेम टाइम, मतलब दोनों सेम टाइम में वापस आने चाहिए, दैट लाइट रिफ्लेक्शन उसका वापस आना चाहिए. ओके. बट इफ एट ऑल यू इमिट द लाइट, आपने लाइट इमिट कर दिया और उसी बीच अगर वहां ग्रेविटेशनल वेव पास होती है, तो फिर वहां जो लाइट होता है ना, उसकी फेज जो होती है ये डिस्टर्ब होती है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ग्रेविटेशनल वेव इज दैट. ओके. तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बस इसका थोड़ा वर्किंग यहाँ बताया, दैट इज वर्किंग ऑफ LIGO. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस. लेट्स इनफैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्रोवाइडेड यू डोंट हैव टू स्टडी इट फॉर द यूपीएससी एग्जाम. ठीक है. क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में फिर फैक्चुअल बन जाता है, काफी एस्पेक्ट्स, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट बन जाता है. ठीक है. अदरवाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी कैन लाइक गो ऑन एंड ऑन, और उसमें काफी सारे प्रॉपरली हम डिस्कस कर सकते हैं, जो एक्चुअली ऑफकोर्स, लेकिन हमारा एक थोड़ा मैराथन सेशन है तो विल नॉट डिस्कस ऑल दोस थिंग्स. नेक्स्ट सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें देखते हैं यहाँ पे, दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स. लेट्स डिस्कस द रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ओके. सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है, अगेन क्या है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये हमें देखना है, और इंडिया की क्या पोजीशन इसके रिगार्डिंग दैट वी शुड. तो रिसेंटली देयर वाज दिस इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द इंस्टीट्यूट. इसने कहा है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में दे फाउंड 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मतलब उसके डिपॉजिट्स को मिले. ओके. सो दिस इंस्टीट्यूट सेड कि दे हैव गॉट द डिपॉजिट्स
इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को उनको डिपॉजिट। सो लेट्स सी व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होता है, या जिसको रेयर अर्थ ऑक्साइड्स भी कहते हैं। ओके, तो ये ऐसे 17 हम कह सकते हैं सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट हेवी मेटल्स है। सिल्वरी व्हाइट होते हैं सॉफ्ट मेटल्स है, 17 ऐसे मेटल्स है जो पीरियोडिक टेबल में दे विल एक्चुअली अकर टुगेदर, एक ही साथ है पीरियोडिक टेबल में, और दे हैव काइंड ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज है सिल्वरी व्हाइट ऐसे सॉफ्ट मेटल्स। लेकिन उसके एप्लीकेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है हाई एंड टेक्नोलॉजीज में, डिफेंस एप्लीकेशंस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो है यूज होते हैं। तो मल्टीपल एलिमेंट्स है, कुछ मैंने इसके नाम यहाँ रखा है। इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस यू कैन गो। फॉर एग्जांपल होल्मियम है, एब्रियम है, थुलियम है, ठीक है, फिर उसके बाद सेरियम है। ऐसे कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे एक्चुअली हम कह सकते हैं कि रेयर अर्थ ऑक्साइड्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इसके अगर रिजर्व्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इसके रिजर्व्स चाइना में पाए जाते हैं। ओके, 2 नंबर पे है वियतनाम, 3 नंबर पे है ब्राजील। ओके, इंडिया जो है, इंडिया कम्स एट 5th नंबर। ओके, इंडिया का जो नंबर है इसमें दैट इज 5th नंबर। तो इंडिया में 5th नंबर ऑफ वर्ल्ड में एक्चुअली रिजर्व है इसमें, तो टॉप नंबर पे हम नहीं है, चाइना, वियतनाम, देन ब्राजील। लेकिन फिर भी इंडिया जो है ऑलमोस्ट इसका सारा रेयर अर्थ एलिमेंट है 100% इंपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि ये बस थियोरेटिकली वी हैव दोज रिजर्व्स, अभी तक हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक है, सो इंडिया इज 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट ऑन द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दो वी आर हैविंग 5th हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ। ओके, तो हमें ये मोनाजाइट सैंड है, यहाँ पे जनरली रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं, जनरली उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ऐसे कुछ स्टेट्स में विल सी दी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, इसके एप्लीकेशंस अगर देखा जाए रेयर अर्थ एलिमेंट्स के तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। ओके, वाटर ट्रीटमेंट में, पिगमेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में, कैपेसिटर्स है अगर, ओके, फिर कलरेंट्स है, सेंसर्स है, सो यू कैन सी एमआरआई में है। ठीक है, फिर मैग्नेट्स में अगर देखा जाए, पावर जनरेशन में है, फ्यूल सेल्स, स्टील। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि इसके एप्लीकेशंस किसमें, तो ऑल ऑफ द वो कर देना एक्चुअली, मोस्ट प्रॉब्ली कर सकते हैं, बट टेक दैट पर्टिकुलर रिस्क। ठीक है, यू कैन टेक दैट, लेकिन यहाँ देख लेना इसके सारे एप्लीकेशंस क्या है। तो यू सी कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में इसका कोई ना कोई एप्लीकेशन है। ओके, लेजर्स में इसका एप्लीकेशन है, एक्सरे इमेजिंग में इसका एप्लीकेशन है, कलराइजेशन में एप्लीकेशन है, डीजल एडिटिव्स में इसका एप्लीकेशन है। ओके, सो दैट वी शुड बी नोइंग ओवर हियर। और एक इसमें फैक्ट याद रखना कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आरईज इन दी रेड मड। वो रेड मड क्या है ये हमें पता होना चाहिए। कि न्यूज ये था कि कुछ साइंटिस्ट ने रेयर अर्थ एलिमेंट की कुछ क्वांटिटी जो है ये डिस्कवर की है रेड मड में, कि रेड मड में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। रेड मड क्या होता है? रेड मड इज बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बॉक्साइट ओर, ओके, यूजिंग बेयर प्रोसेस। ओके, सो जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन होता है बॉक्साइट ओर से, अगर आपको एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है, और वो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बाय प्रोडक्ट होता है, विच इज वेरी टॉक्सिक, और उसको कहते हैं रेड मड। ओके, और इस रेड मड में होता है आरई। तो ये भी एक थोड़ा सा फैक्ट जो है यहाँ पे आप याद। तो जो भी रिलेटेड फैक्ट्स है आई एम ट्राइंग टू कवर दोस, मैं वो सारे फैक्ट जो है यहाँ पे कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सुप्रीम। सुप्रीम एक इनिशिएटिव है, दैट पर्टिकुलर सुप्रीम इनिशिएटिव विल सी नाउ। ओके, सुप्रीम मींस सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री याद रखो, नेम है सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। तो आई गेस द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग अस क्या है ये। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है फिनेंशियल सपोर्ट दे रहा है फॉर व्हाट? फॉर रिपेयर, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस ऑफ द एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज। जो भी लैब्स में एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स अगर होते हैं, इफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट यू विल नो दैट, कि जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लैब में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हो, दूसरे हो, तो उसके रिपेयर, अपग्रेडेशन, रेट्रोफिटिंग, ठीक है, मेंटेनेंस, इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, एंड किसको ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा? ओनली टू दोज फैसिलिटीज विच आर फंडेड बाय डीएसटी और सपोर्टेड बाय डीएसटी।
Okay, so facilities created under the projects and analytical instrument facilities with the support of DST only. ऐसी फैसिलिटी जहां DST का सपोर्ट था ऑलरेडी, वहीं पे एक्चुअली क्या है, ये फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर द इक्विपमेंट ओवर। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज होगी, यूजीसी रिकॉग्नाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं एक्चुअली। 3 ईयर का ये प्रोग्राम है। ओके, 3 ईयर का प्रोग्राम है, जहां अगर प्राइवेट सेक्टर कोई है बॉडी और उसको अगर आप फंडिंग दे रहे हो तो वो 75-25 यहाँ पे हम कह सकते हैं ये होगा। 75% जो है दैट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, 25% उस प्राइवेट बॉडी को देना, 75-25 ऐसा शेयर होगा यहाँ पे। ओके, तो पॉइंट हियर इज कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी दिया जा सकता है, एज वेल एज जो DST सपोर्टेड बॉडीज है उनको भी दिया जा सकता है अंडर दिस सुप्रीम इनिशिएटिव। तो सुप्रीम इनिशिएटिव, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है सुप्रीम क्या है। ये जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए DST द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। इतना भी याद रखोगे, मतलब पॉइंट, आई थिंक दैट इज इनफ। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर इनिशिएटिव, लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव। तो यहाँ एक क्यू लेना, यहाँ एक याद रखना, स्टैंडर्ड्स वर्ड है ना, लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव, दिस इज इनिशिएटिव ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, दैट इज फॉर स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या है इसके थ्रू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या करना चाहता है, इट वांट्स टू बेसिकली, ठीक है, ये क्या है, इसमें एक सीरीज है, ठीक है, दैट सीरीज प्लान्स टू यूज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, लॉज, प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ये स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है कि जो साइंटिफिक लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ये प्रैक्टिकल प्रोडक्शन में कैसे यूज किए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल फंक्शनिंग में यूज कैसे किया जाता है, टेस्टिंग में कैसे यूज किया जा सकता है। तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ये बताना चाहता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के खुद जो ऑफिसर्स है, टेक्नीशियंस है, दे विल बी डिलीवरिंग द लेसन्स। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द लेसन्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेविस सुपर एसिड्स। ओके, सो व्हाट इज लेविस सुपर एसिड। तो लेविस सुपर एसिड के बारे में न्यूज क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जर्मनी में सर्टेन रिसर्चर्स हैव फाउंड अ यूनिक क्लास ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड लेविस सुपर एसिड्स। तो इसका लेविस नाम क्यों दिया है कि ये इस एसिड को लेविस नाम क्यों है, बिकॉज ऑफ द केमिस्ट कियन लेविस, उस वजह से इसको नाम दिया गया। सो जर्मनी में दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैव फाउंड अ क्लास ऑफ एसिड्स, उसको कहा जाता है लेविस सुपर एसिड्स। व्हाई लेविस नेम इज गिवन, वी हैव अंडरस्टूड दिस। तो व्हाट इज लेविस सुपर एसिड, ये करता क्या है बेसिकली, व्हाई दे आर कॉल्ड सुपर एसिड्स, बिकॉज दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स। इसका वर्क मीनिंग, सॉरी, इसका फंक्शन क्या है, एज ए कैटलिस्ट एक्ट करना। कैटलिस्ट मतलब क्या, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच स्पीड अप द रिएक्शन। कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, उसको स्पीड अप करना है, तो स्पीड अप करने का काम जो है केमिकल रिएक्शन का, ये कैटलिस्ट करता है। और लेविस सुपर एसिड डज दैट वेरी वेल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुपर एसिड्स। ओके, तो बाकी कितने सारे ऐसे कैटलिस्ट है, उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा इसका कहना है। इवन टफेस्ट बॉन्ड्स जो होते हैं ये ब्रेक कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन। तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो लेविस एसिड क्या होता है, इसका यूज हमने देखा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा अगर देखा जाए तो लेविस एसिड क्या है, इट इज एनी सब्सटेंस दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। कोई भी सब्सटेंस जो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं या एसिड कहते हैं। और लेविस बेस मतलब क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट एक्चुअली डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, ये डोनेट करता है। तो एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे वी जस्ट अंडरस्टूड दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ओके, तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, बिकॉज IIT मद्रास के कुछ रिसर्चर्स थे, ओके, एंड दिस रिसर्चर्स हैड सेड कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड टू फ्लश आउट द ऑयल फ्रॉम डिप्लेटिंग ऑयल रिसोर्स, ऑयल रिजर्वायर्स, जहां लेट से ऑयल और गैस का रिजर्वायर है। ओके, और अगर वहां से ऑलमोस्ट अब ऑयल एंड गैस खत्म हो चुका है, लेकिन
और उसमें अगर फ्लश आउट करना है जो बचा हुआ ऑयल और गैस है, इफ यू वांट टू फ्लश आउट दैट रिमेनिंग ऑयल एंड गैस जो अब बचा हुआ है वहां पे, उसके लिए आप सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हो, दैट कैन बी हेल्पफुल। कैसे क्या, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज इन फ्लूइड स्टेट उसको हम कह सकते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड सुपर क्रिटिकल स्टेज में फ्लूइड स्टेट में होता है, गैस में। ओके, और सुपर क्रिटिकल स्टेज मतलब क्या, कि इट इज एक्चुअली केप्ट एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर या उस पॉइंट पे उसका प्रेशर और टेम्परेचर होता है। ओके, सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज हेल्ड एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर और क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर, तो उसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। और उसका उस वक्त स्टेज जो होता है ये फ्लूइड स्टेज होता है। ओके फाइन, सो उसका फ्लूइड स्टेट यहाँ पे होता है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। तो उसका सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 31 डिग्री सेल्सियस के अबव टेम्परेचर, 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी मैंने वैसे दिया है, ठीक है, इसका क्या है प्रेशर और टेम्परेचर है, और सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड फ्लूइड स्टेट में होता है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट इज वन ऑफ द सब्सटेंस, एक सब्सटेंस हम डिस्कस करने वाला है यहाँ पे, दैट इज सोडियम साइनाइड। ओके, सोडियम साइनाइड नाम का हमें एक सब्सटेंस यहाँ डिस्कस करना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड एक सॉल्ट है, उसके रिगार्डिंग न्यूज डिस्कस करना जरूरी नहीं है, उसके एप्लीकेशन देखें। इट्स अ सॉल्ट, ओके, जिसका कलर व्हाइट है, जो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है, कलर व्हाइट है, बट इट इज हाईली टॉक्सिक। ओके, सो सोडियम साइनाइड, वैसे साइनाइड तो आपको पता ही है, सो इट्स अ सॉल्ट विच इज व्हाइट इन कलर, सोल्यूबल इन वाटर, बट इट इज हाईली टॉक्सिक एंड इट इज हाईली रिएक्टिव ऑल्सो, काफी रिएक्टिव भी है, मेटल के साथ इट इज हाईली रिएक्टिव ऑल्सो। okay, and it forms a gas which is very toxic which is called as the hydrogen cyanide। हाइड्रोजन साइड का ये काफी टॉक्सिक गैस भी एक्चुअली फॉर्म करता है। तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ का है, देखिए गोल्ड माइनिंग में इसका एप्लीकेशन है, इनॉर्मस एप्लीकेशन इन गोल्ड माइन। इट एक्चुअली क्रिएट्स अदर कंपाउंड्स लाइक नाइट्राइल्स है, ओके, साइनोरिक क्लोराइड है, ये कंपाउंड्स क्रिएट करने में इसका यूज है। ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्लीनिंग मेटल्स में यूज हो सकता है, डाई इंडस्ट्री में कलर डाइज यूज करने के लिए यूज किया, डाई इंडस्ट्री में इसको यूज किया जा सकता है। ओके, हाइड्रोसाइनाइड एसिड यूज करने में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जा सकता है, फार्मर्स इसको पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं। सो मल्टीपल यूजेस आर देयर, ठीक है। सो जनरली जहां क्लीनिंग या किसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कलर डाइंग जो होता है, ठीक है, किलिंग होता है लेट्स से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, लाइक पेस्टिसाइड्स, देयर दिस पर्टिकुलर सोडियम साइनाइड कुड बी यूज्ड। ओके, नाउ we'll move on to the next last section है हमारे ये क्लास का। ओके, प्लीज बी विथ मी, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स विल एंड द क्लास। लास्ट सेक्शन हमारे क्लास का है जिसमें हम डिफेंस रिलेटेड कुछ नहीं देखेंगे, 3-4 न्यूज रिगार्डिंग द डिफेंस विल डिस्कस एंड देन विल एंड द क्लास। उसमें सबसे पहले है आकाश वेपन सिस्टम। तो आकाश वेपन सिस्टम क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक मिसाइल सिस्टम है विच इज डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारा जो IGMDP जो है, इस IGMDP के अंडर ये आकाश मिसाइल सिस्टम डेवलप हो चुका है। ये रेसिड मेड मिसाइल सिस्टम है और ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। क्विकली मैं कवर करता हूँ इस टॉपिक को, ओके, सो दैट यू कैन गो एंड रिवाइज दिस कंटेंट, आपका जल्दी क्लास है। तो बट वी आर नॉट ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कंटेंट एनीवेयर। तो आकाश वेपन सिस्टम जो है इट्स इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट के अंडर इसको क्रिएट किया गया है। रशियन मेड मिसाइल सिस्टम है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज ये सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, तो ये डिजाइन ओवरऑल इसका जो है ये DRDO ने किया हुआ था, बट इट इज प्रोड्यूस्ड इन दी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यहाँ ये प्रोड्यूस होगा। तो 50 to 80 किलोमीटर के रेंज में ये कहीं ना कहीं काम करता है। तो लेट्स से इफ एनिमी का फाइटर जेट है, क्रूज मिसाइल है, इफ एनिमी लॉन्चेस दैट, तो उसको फिर क्या है 50 to 80 किलोमीटर के रेंज में ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। सरफेस टू एयर है, प्लीज रिमेंबर शॉर्ट रेंज, ओके, शॉर्ट रेंजेस। और ऑलरेडी ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो चुका है, ऑपरेशनल भी है। ओके, देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल मतलब क्या है कि जो टैंक्स के अगेंस्ट यूज किया,
ओके, दैट इज अमोगा 3। तो सबसे पहले तो अमोगा 3 क्या है? इट्स अ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड, अगेन डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारा जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अंडर जो है ये डेवलप किया गया है। ये एंटी टैंक मिसाइल है, रिमेंबर दिस, टैंक्स के अगेंस्ट जो यूज होगा। और इट हैज अ फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी मतलब क्या कि वंस यू फायर इट, यू डोंट हैव टू मनोवर इट, कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं चाहिए, इट विल ऑटोमेटिकली लॉक इन टू द टारगेट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अमोगा 3 इज द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रेंज इसका 200 टू 2500 मीटर्स है, 200 मीटर से लेकर ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर तक इसका रेंज है। एक मैन पोर्टेबल है, मतलब एक पर्टिकुलर वन पर्सन कैन आल्सो हैंडल दिस पर्टिकुलर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दे कैन टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आल्सो। ओके, जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम जो है, ऐसा कोई पर्सन या एक दो लोग इसको लेके नहीं जा सकते, उसके लिए आपको स्पेशल व्हीकल्स वगैरह चाहिए। ओके, तो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड बी नोइंग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, ERASR। व्हाट इज ERASR? It is extended range anti-submarine rocket. So this is basically a rocket that intercepts the submarines. तो सबमरीन या पनडुबिया उसको हिंदी में हम कहते हैं, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए ये एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट जो है ये डेवलप किया गया और सक्सेसफुली इट हैज बीन टेस्टेड आल्सो। ओके, तो एग्जिस्टिंग वी हैव एंटी सबमरीन रॉकेट्स जो होती है रॉकेट गाइडेड बॉम्ब्स, वी हैव समथिंग कॉल्ड द RGBs, रशियन मेड है ये, तो ये हम यूज करते हैं एग्जिस्टिंगली। इसके अराउंड रेंज 5 किलोमीटर है। ये रशियन मेड रॉकेट गाइडेड बॉम्ब्स की रेंज जो है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक एक्चुअली ये सबमरीन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। बट इसको अब रिप्लेस करेगा ये एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, जिसकी रेंज अराउंड 8 किलोमीटर तक है, और 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर उससे थोड़ा ज्यादा इसका रेंज हो सकता है। ठीक है, हु हैज डेवलप्ड दिस? पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, Armament Research and Development Establishment, and High Energy Materials Research Laboratory. High Energy Research Laboratory and Pune-based Armament Research and Development Establishment, they have developed this. Okay, I hope that's clear. ठीक है, अब देखते हैं, आगे जाते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट लास्ट आज का टॉपिक है। ओके, जो एक अगेन वेपन सिस्टम ही वी आर डिस्कसिंग, दैट इज प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखो, हमने आकाश वेपन सिस्टम देखा, मैं फिर से एक बार इसको क्विकली रिवाइज करता हूं। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो एरोप्लेन्स को, एनिमी क्रूज मिसाइल से उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। ओके, रशियन मेड है लेकिन इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है। देन वी हैव डिस्कस्ड अमोगा 3, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। देन वी हैव डिस्कस्ड एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, ये सबमरीन्स के खिलाफ, सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहीं ना कहीं रॉकेट। एंड लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इस प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स है। तो अभी इंडियन आर्म फोर्सेस ने प्लान किया है कि और इस बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्रोकर किया है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स आर ऑलरेडी देयर बट दे वांट टू प्रोकर मोर ऑफ देम। तो वो कितने प्रोकर करना चाहते हैं, ऑल दैट, ये कोई हमारा यूपीएससी का क्लास है, सीएससी का, वी डोंट नीड दैट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। It is a surface to surface missile and developed by the DRDO. ये surface to surface missile है, surface to air नहीं, जैसे आकाश है वैसे नहीं, surface to surface missile developed by DRDO। रेंज इसका 150 to 500 किलोमीटर है। ठीक है, और ऑफकोर्स एक गाइडेंस सिस्टम भी इसमें, गाइडेड मिसाइल है ये। ठीक है, सो इट हैज अ प्रॉपर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम जो इसको नेविगेट करने में मदद करता है। 150 to 500 किलोमीटर इसका रेंज है, सरफेस टू सरफेस सिस्टम है, DRDO ने इसको डेवलप किया है, दैट इज प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, सो ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो दिस इज प्रोबेबली माय लास्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर 2023 प्रीलिम्स, क्योंकि 2023 के प्रीलिम्स के डिफरेंट वीडियोस आर देयर विच आर देयर ऑन द प्रेप IAS, जो मैंने यहाँ पब्लिश किया है कुछ उसमें से। तो वी हैव डिस्कस स्पेसिस इन न्यूज, उसमें काफी हाई वैल्यू टॉपिक्स वी हैव डिस्कस, स्कीम्स इन न्यूज है, या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज वी हैव सीन, फिर रिपोर्टेड इंडेक्सेस हमने उसमें देखा है, या अपडेटेड करंट अफेयर्स भी मैंने सोशल अफेयर्स का अभी डिस्कस किया था। कल आपका एक्चुअली क्लास सोशल अफेयर्स का हमने क्लास देखा था, सोशल जस्टिस का, एनवायरमेंट ऑल्सो वी हैव सीन, नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो वी हैव सीन। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक्स अ लॉट। ओके,
आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। यू विल श्योरली डू बेटर, श्योरली डू गुड, यू विल श्योरली क्लियर द एग्जाम। बेस्ट लक, थैंक यू।